हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल पे हम जीएस और करंट को डिस्कस करते हैं, जो कि मेनली यूपीएससी से रिलेटेड होता है। बट आप अदर एग्जामिनेशन के अगर एक्सपेरेंट हैं तो भी फॉलो कर सकते हैं। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। और अभी जो है हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस की सीरीज़ चल रही है, इसमें कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस और बाकी है। बाकी काफ़ी हद तक मैं आपके इंटरनेशनल्स कंप्लीट कर चुका हूँ। इसके अलावा मैंने कुछ टॉपिक्स जो कि करंट के अभी तक डिस्कस किए हैं इस चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं। तो जिसमें से आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडिया और यूरोपियन यूनियन का रिलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत मज़ा आने वाला है। सो बने रहिए मेरे साथ। राइट, सो इंटरेस्टिंग। ठीक है। सो यहाँ आप देख सकते हैं वर्ल्ड मैप है। राइट, और इसमें ये देख सकते हैं कि आप इंडिया यहाँ आपको नज़र आ जाएगा, यहाँ आपको यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ नज़र आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये जनरली एक मैप है। ओके, सो ओवरव्यू। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे कि ओके, दिस इज दी हाउ द यूरोपियन यूनियन इवॉल्व। राइट, तो हम देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन कैसे इवॉल्व हुआ। ठीक है, फिर हम जानेंगे यूरोपियन यूनियन के बारे में। ओके, तो 1952 जो था उसमें यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी जो है वो इस्टेब्लिश हुई। ये उस समय जो है ये स्थापित करी गई। उसके बाद ठीक है, फॉर दी कलेक्टिव एटॉमिक एनर्जी प्रोडक्शन, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार से कम्युनिटी हम फॉर्म कर रहे हैं 1952 में, मतलब यूरोप में। राइट, जो कि यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी है ना, वो फॉर्म होती है एटॉमिक एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद 1958 में क्या होता है कि यही जो कम्युनिटी होती है वो कन्वर्टेड हो जाती है काय में, यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन में। राइट, तो जब इसमें कन्वर्ट होती है तो वेयर बाय अंडर दिस ट्रीटी ऑफ रोम द फाउंडेशन स्टोन फॉर पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हैज़ बीन लेड डाउन। तो अब क्या होगा कि इसके अंतर्गत जब ये कन्वर्ट हो गई यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन में, तो यहाँ पे जो है ट्रीटी ऑफ रोम आई। इसके अंतर्गत जो है ये पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हुआ। राइट, तो ये जितना भी आप देख रहे हैं इसमें कई सारी कंट्रीज इंक्लूड हो रही हैं। ठीक है, ठीक है। तो 1970 में इसके ऑनवर्ड्स में क्या हुआ, जो इन्फ्लुएंस था यूरोपियन यूनियन का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। राइट, क्योंकि बिकॉज ऑफ राइज ऑफ जर्मनी। ठीक है, इसके बाद 1994 में क्या होता है, मैस्ट्रिच ट्रीटी आती है। मैस्ट्रिच ट्रीटी जो कि साइन कर दी जाती है किसके अंतर्गत, अंडर विच जिसके अंतर्गत जो है यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन जो है वो कन्वर्ट होता है यूरोपियन यूनियन में फाइनली। राइट, तो 1994 में जो है यूरोपियन यूनियन नाम पड़ता है काय का, जो यहाँ से चली हुई हमारी कम्युनिटी आ रही थी यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। राइट, उसका 1994 में नाम चेंज हो गया। 1995 में आप देखेंगे तो शेंगेन ट्रीटी जो है, शेंगेन ट्रीटी जो है अंडर द ट्रीटी फ्री ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है ना फ्रेंड्स कि एक से अब क्या होता है कि इस ट्रीटी के तहत जो है पीपल जो है फ्रीली मूव कर सकते हैं उन कंट्रीज़ में जो कंट्रीज़ इस यूरोपियन यूनियन के अंदर एक पार्ट है। राइट, तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर यूरोपियन यूनियन जो है वो क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेटेड हो गया। ठीक है, तो आप कोई भी कहाँ भी आ जा सकता है, कंट्रीज़ एक साथ आ गई। राइट, और अब क्या हुआ, ब्रिटिश नेवर बिकम द पार्ट ऑफ दिस ट्रीटी। ठीक है, कभी भी ब्रिटिश जो है मीन्स इंग्लैंड आप बोल सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि वो कभी भी इसका पार्ट नहीं बने, किसका, शेंगेन ट्रीटी का, जबकि वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। राइट, 1990 में 9 में क्या हुआ, जो यूरोपियन यूनियन जो है उसने इनिशिएट करा यूरो को। ठीक है, यूरो को इनिशिएट करा, पर कई सारी कंट्री ऐसी भी थी कि क्या हुआ, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं करा। फिर 2001 आता है, यहाँ पे जो है वो क्या होगा,
ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो भी इंटीग्रेट हो गई इससे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन जब बना 1994 में, जैसा कि अभी हमने देखा, जो मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे, राइट। तो ये कन्वर्ट हुआ यूरोपियन यूनियन में, और यूरोपियन यूनियन जो भी आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं जो करंट मेंबर हैं वो ये हैं, ठीक है। अब ब्लू पार्ट जो आप देख सकते हैं डार्क ब्लू पार्ट में, और बाकी जो ये देख सकते हैं आप पिंक पार्ट में, तो ये पिंक पार्ट जो है फ्रेंड्स यहाँ पे ये है कि अब जो है ब्रिटेन जो है इसका पार्ट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो है वो इसका पार्ट है, राइट। तो यहाँ आप आगे हम और भी चीज़ें देखेंगे। तो ये मैप आप जनरली फॉलो कर सकते हैं। तो जो फॉलोइंग कंट्रीज़ हैं वो सब आती हैं इसमें, लाइक 27 कंट्रीज़ आर देयर। सो हम आगे चलते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि 27 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ब्रिटिश के जाने के बाद, ठीक है, जब यूके ने जो है यूरोपियन यूनियन से विड्रॉ किया। और इसमें जो है वो ये एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है, राइट। यहाँ पे क्या होता है कि इसके अलावा इसमें टोटल एरिया आप देख सकते हैं इतना आता है, राइट, है ना, 4 लाख और 42,33,000 समथिंग। और इसके अलावा जो है पॉपुलेशन जो है 447 मिलियन जो है पॉपुलेशन जो है लिव करती है। इसके अलावा जो है यूरो जो है वो इसकी करेंसी है, ठीक है, यूनियन की। इसके अलावा सुप्रा नेशनल यूनियन है टाइप में। तो जनरली ये मैंने एक बहुत छोटा सा ओवरव्यू लिया है, अबाउट लिया है, कि आप जान सकें थोड़ा बहुत। इसके अलावा जो है वो क्या होता है आप देखेंगे हम। कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव, जब ये बना फ्रेंड्स तो क्या हुआ, ठीक है, तो कई सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं उस समय, तो हम उन चीज़ों को भी अब देखेंगे। तो इकोनॉमिक क्राइसिस आया, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस आया ग्रीक और स्पेन में, है ना। इसके चलते क्या हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस जब हुआ तो फिर क्या क्या करा, करेंसी। अब करेंसी के ऊपर ईयू जो था वो यूनियन था, ठीक है। तो इन लोगों ने मिलकर एक डिसीज़न लिया, क्या लिया फ्रेंड्स, कि है ना, कई सारी कंट्रीज ने इसे सपोर्ट किया। फिर ब्रिटिश और फ्रांस भी डिससेटिस्फाइड हुए क्योंकि वो अच्छी इकोनॉमी है ऑलरेडी, बट फिर उनको सपोर्ट करना पड़ा, ठीक है। इन फैक्ट क्या होता है कि ईयू जो है वो करेंसी अडॉप्ट करता है, जो कि अभी हमने डिस्कस करा कि यूरो जो है करेंसी इसने अडॉप्ट करी, है ना। बट कोई भी वहाँ कंसेंसस नहीं थी, ठीक है, कॉमन कंसेंसस इकोनॉमिक पॉलिसी वहाँ थी नहीं, है ना, कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं थी वहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आई। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या होता है पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव क्या हुआ वहाँ, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सिटीज़न हैं ईस्ट यूरोपियन के, तो वो एम्प्लॉयमेंट केस में क्या होता है ना कि एम्प्लॉयमेंट फाइंड करने के लिए अब तो पूरा एक यूनियन बन चुका है, तो वो शेंगन ट्रीटी के तहत कोई भी कहीं भी आ जा सकता है। तो फ्रीली वो एक दूसरे की जगह मूव कर सकते हैं, या फिर अगर जिसने शेंगन ट्रीटी नहीं भी साइन की है, शेंगन ट्रीटी, तो वो क्या कर सकता है कि मतलब वहाँ के लिए जो है यूरोप के लिए उसकी पॉलिसी जो है बहुत ही ईज हो जाती है वीज़ा के लिए, राइट। यूरोप में ही आपको घूमना है, एक से दूसरी कंट्री में आप यूनियन के पार्ट हो, तो कोई भी जो सिटीज़न है यूरोप की एक कंट्री का, वो दूसरी कंट्री में इजीली जो है ट्रैवल कर सकता है। तो इसके कारण क्या हो रहा था कि ब्रिटेन में जो है वो इमिग्रेशन, मतलब आप देख सकते हैं कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आना चालू हो गए ब्रिटेन और जर्मनी में। तो इसके कारण क्या होता है कि ये उन कंट्री में, दोनों कंट्रीज़ या फिर जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जिनमें जाने लगे थे लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनके इधर रिसेंटमेंट क्रिएट कर देता है। वहाँ पे जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि वहाँ के जो लोग थे फिर उनको एम्प्लॉयमेंट कम मिलते हैं, राइट। तो ये एक प्रकार से वहाँ के गवर्नमेंट के लिए अलग माहौल क्रिएट करता है। उन्हें लगता है कि काफ़ी ज़्यादा जो है रिसोर्सेज जो हैं, जॉब्स जो हैं, वो उनकी जो है सिटीजन्स को कम मिल पाएंगी, राइट। इसके चलते क्या हुआ कि
सीरियन क्राइसिस भी आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम जब सीरियन क्राइसिस हुए तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आई कि जो अच्छी इकोनॉमीज थी उस ये तो आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, सीरियन जब क्राइसिस हुए, ठीक है, सिविल वॉर हुआ वहाँ पे, तो इन्होंने काफ़ी हद तक सपोर्ट करा यूरोपियन यूनियन में। अब यहाँ कैसे सपोर्ट करा, तो वो पैसा दे के सपोर्ट करेंगे, राइट। और पैसा कौन देगा, तो यूरोपियन यूनियन। वो पैसा किसका होगा, तो वो होगा बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, तो जैसे ब्रिटेन और जर्मनी भी आप बोल सकते हैं, फ्रांस बोल सकते हैं। तो यहाँ से जो है पैसा तो हम दे रहे थे, तो आप पैसा दे रहे थे तो इन कंट्रीज़ को अलग लगता था कि इनका जो पैसा है वो जा रहा है, ठीक है, तो वो भी हो रहा है एक प्रकार से। तो अब क्या होता है कि जब टेररिस्ट अटैक हुआ बेल्जियम में, तो वहाँ का जो एक प्रकार से पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो अलग हो गया, ठीक है, कंट्रीज़ में जो है एक फेयर क्रिएट होने लग गया, ठीक है। जो फ्री मूवमेंट था पीपल का ईयू के अंदर में, वो भी मतलब कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि कंट्रीज़ को अब अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। रिजल्ट इन द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये जो है मतलब हो सकता है कि आगे चल के ये फ्री मूवमेंट जो है वो लोगों को हार्म पहुंचाए, इसके कारण टेररिज्म भी बढ़े, ये सारी कंट्रीज सोचने लग गए। तो एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव उस समय क्रिएट हुआ। और उसके बाद अब हम देखेंगे कि ब्रेग्जिट, और ब्रेग्जिट देखेंगे कि क्यों, इसलिए जो है यूरोप में जो है जो ब्रिटेन है उसने यूरोपियन यूनियन से निकलना सही माना, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे ब्रिटिश इजलेस, ठीक है। तो इस आइलैंड को हम देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्रिटिश वाला जो पार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन कितना हो गया, जब आप ये तीन जो है इसके आप बोल सकते हैं तीन स्टेट्स लेते हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स। फिर जब आप नॉर्दर्न आयरलैंड ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ आप इसको क्या बोलेंगे, यूनाइटेड किंगडम बोल देंगे ऑफ ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। तो ये जो है वो तो ग्रेट ब्रिटेन हो गए तीनों कंट्रीज, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। लेकिन इसके बाहर जब नॉर्दर्न आयरलैंड जुड़ता है तो इससे हम यूके बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि अब ये यूनाइट हो गया। अब इसके अलावा जो है बाहर आप देख सकते हैं, जब हम इन दो कंट्रीज़ को बस लेते हैं तो इसे बोलते हैं आयरलैंड। और जब हम सिर्फ इस कंट्री को लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कंट्री जो है वो पार्ट नहीं है तो आयरलैंड का पार्ट, तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो है, ठीक है, अगर हम इसको लेते हैं तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, क्योंकि ये जो है वो ब्रिटिश के कब्जे में नहीं है, राइट, मीन्स उसके अंतर्गत नहीं आता है, इंडिपेंडेंट पार्ट है ये। तो यहाँ जब हम पूरे इसको लेंगे तो पूरे इसको लेंगे फ्रेंड्स, तो क्या होता है, हाँ, तो यहाँ पे जो है ये ब्रिटिश के कब्ज़े में नहीं है, राइट, इतना पार्ट। और अब हम इसको पूरे इसको मानेंगे सारे, मतलब जो भी हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, तो ये हो जाएगा ब्रिटिश इजल्स, ठीक है। तो अब इसकी आप एक बार देख लीजिए कि यहाँ पे लंदन है इसकी राजधानी, राइट, यहाँ पे जो है वो दुबलिन है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की। हाँ, अब हम आगे चलते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ब्रेग्जिट है, ब्रेग्जिट जो है वो किसके अंतर्गत हुआ, तो बोरिस जॉनसन जो कि यूके के लीडर हैं, वहाँ के लीडर जो की मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म करी थी उन्होंने, ठीक है। अभी 31 जनवरी 2020 में जो है यूके का जो है यूरोपियन यूनियन से निकलना हुआ और इसने इसे छोड़ा। इसके बाद जो ट्रेड डील्स और नेगोशिएशंस हैं वो भी कंटिन्यूड रही, ठीक है। तो एक प्रकार से 31 दिसंबर 2020 तक, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांजिशन पीरियड है, धीरे धीरे करके अब एक साथ जुड़े हैं तो वो धीरे धीरे करके निकलना होगा, ठीक है। इसके बाद जो यूके जो है उसने पोस्टपोन करा कुछ जो इंपोर्ट कंट्रोल जो गुड्स थे, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि यूरोप के अंदर जो है वो भले ही इंग्लैंड का गुड नहीं जा सकता, बट हाँ, इंग्लैंड के अंदर जो है यूरोपियन यूनियन का गुड्स आ सकता है। ये चीज़ की इसने परमिशन दी है,
ठीक है, मतलब कि ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, द यूके गवर्नमेंट पोस्टपोन्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इम्पोर्ट कंट्रोल फॉर गुड्स एंटरिंग द यूके फ्रॉम द ईयू अंटिल 2022। तो ये तब तक हो पाएगा 2022 तक, राइट, इन ऑर्डर टू रिड्यूस सप्लाई इश्यूज ड्यूरिंग दी कोविड-19। तो कोविड-19 के चलते चलते इन्होंने अभी सिर्फ 2022 तक ही परमिशन दी है कि ये जो रेट था इम्पोर्ट जो है उसको कंट्रोल अभी पूरी तरीके से नहीं करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जब 2022 के बाद वो है वो कंट्रोल करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो आगे आप पढ़ सकते हैं कि कस्टम कंट्रोल ओनली अप्लाइड टू ब्रिटिश गुड्स एंटरिंग द ईयू ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। तो ईयू के अंदर अगर कोई गुड्स आएगा तो उसके ऊपर कस्टम कंट्रोल होगा, ठीक है, ब्रिटिश का जो गुड्स अगर ईयू के अंदर आता है। इसके बाद जो यूके है, यूके जो है वो पहली कंट्री है, ठीक है, जिसने जो है वो यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ, मतलब एक प्रकार से, और है ना, यही एक ओनली सॉवरेन कंट्री है, ठीक है। तो ये 47 ईयर्स के बाद हुआ। आगे हम चलते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, जो ब्रेग्जिट है उस है ना, ब्रेग्जिट विड्रॉवल जो एग्रीमेंट है ये सब की जगह की तहत हुई, लिस्बन ट्रीटी के तहत, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिसाइड भी किया गया है कि जो नॉर्दर्न आयरलैंड है, जो कि अभी हमने देखा कि वो यूके का ही पार्ट है, ठीक है, ऊपर वाला जो ये पोर्शन आप देख सकते हैं, तो ये जब यूके का पार्ट है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कंटिन्यूज मतलब ये जो है अपना क्या करेगा, पार्टिसिपेशन दिखाएगा, ठीक है, यूरोपियन के जो सिंगल मार्केट है जहाँ पे आसानी से जो है एक से दूसरी जगह पे गुड्स भेजा जा सकता है, तो वहाँ पे तो ये इसका प्रेजेंस होगा, इतनी जल्दी जो है वो मतलब इससे अलग नहीं हो रहा है, ठीक है, विड्रॉवल एग्रीमेंट के तहत भी। तो यहाँ पे क्या होता है कि और एंड टू बी अ डी फैक्टो मेंबर ऑफ द ईयू कस्टम यूनियन। तो ये जो है वो अपना ईयू कस्टम यूनियन का जो है वो मेंबर रहेगा, ठीक है, वो नहीं छोड़ने वाला, राइट, नॉर्दर्न आयरलैंड। अब हम आगे देखते हैं, लिस्बन ट्रीटी आर्टिकल 50 के तहत जो है विड्रॉवल प्रोसेस हुई, आप ये याद कर सकते हैं, थोड़ा बहुत प्री के लिए बेटर है। इसके बाद हम देखते हैं आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट के फेवर में क्या क्या आर्ग्यूमेंट थे, फिर ब्रेग्जिट के अगेंस्ट में क्या क्या आर्ग्यूमेंट है ये भी देखेंगे, ठीक है। तो इन द वेक ऑफ इलीगल इमिग्रेशन, ठीक है, यूरोपियन यूनियन से जब इलीगल इमिग्रेशन हुआ, ठीक है, सीरियन रेफ्यूजीज़ का भी जो है एक प्रकार से, तो फिर ब्रिटेन जो है उसने डिसाइड किया, ठीक है, कि वो निकलेगा अब, ठीक है, यूरोपियन यूनियन में से। इसके बाद जो है वो यहाँ पे ये भी देखा जा रहा था, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, जॉब्स जो है वो एक क्रिएशन हो रहा है, मतलब दूसरी कंट्रीज़ के लोग जो है जॉब ले रहे हैं, फिर रिज़र्व्ड करना पड़ रही है ब्रिटिश सिटीजन्स के लिए जॉब को। इसके अलावा ये देख सकते हैं कि ईयू जो है उसे भी जो है ब्रिटिश मार्केट की नीड पड़ रही है, ठीक है, और इंडिविजुअल जो ट्रेड डील्स हैं यूरोपियन यूनियन के साथ में, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में, वो जो है वो निगोशिएट करने के लिए जो है एक प्रकार से तो फिर मतलब जो अगर इसको छोड़ देता है ब्रिटिश, सीधी सीधी बात है कि अगर इसको छोड़ देगा ब्रिटिश तो यूरोपियन यूनियन को, तो वो इंडिविजुअली जो है वो ट्रेड कर पाएगा, राइट, दूसरी कंट्रीज़ के साथ में भी। अब अगेंस्ट में जो आर्ग्यूमेंट थे वो ये थे कि लॉस ऑफ जॉब्स हो जाएंगी, कई सारे जो पीपल जो कि यूके के अंदर गए हैं जॉब्स करने के लिए, उनके 3 मिलियन लोगों की, मतलब या फिर कह सकते हैं कि जो यूके के जो लोग हैं वो अगर दूसरी कंट्री में गए हैं तो वहाँ के भी उनकी भी जॉब को हार्म हो सकता है, ठीक है, लॉस ऑफ जॉब होगा, 3 मिलियन लॉस ऑफ जॉब्स हो जाएगा इसकी वजह से। फिर इसके अलावा क्या हो रहा है कि जो ग्लोबल टेररिज्म है, इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज है, तो इनका जो कोऑपरेशन है ईयू के साथ में, ठीक है, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। बट ब्रेग्जिट अगर हो गया तो फिर ये हो सकता हो कि ये इश्यूज तो कॉमन है लेकिन कोऑपरेशन ना हो पाए। तो फिर आप देख सकते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन जो है उसमें जो है एक लार्जेस्ट मार्केट जो है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि फ्री टैरिफ जो है वो नहीं लगाया जाता है,
ठीक है। और अगर अगर यूके निकलता है तो क्या होगा, इसे 45% जो ये ट्रेड करता है वो ईयू के साथ करता है, तो इसे इस चीज़ का भी हार्म होगा। ठीक है। और फिर आगे हम चलते हैं, तो आगे हम देखते हैं कि जो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं, तो यहाँ पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ या फिर है, तो फिर वो देखते हैं। ये सारी चीज़ें मैं बता तो रहा हूँ क्योंकि अब तो विड्रॉवल हो ही चुका है, तो फिर भी आपको एक जानकारी होना चाहिए कि जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे विड्रॉवल ऑफ ब्रिटेन फ्रॉम ईयू, ठीक है, तो ये एक सिंबल होगा कि यहाँ पे यूरोप में जो है वो नेशनलिस्ट पावर निकल निकल के सामने आएगी। हर एक कंट्री जो है फिर चाहेगी, हो सकता है तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट होगा कि नेशनलिस्ट टेंडेंसी आ जाएगी उनके अंदर। अब वो अलग होना चाहेंगे, अपने अलग अलग ट्रेड करना चाहेंगे। अभी वो एक यूरोपियन यूनियन के साथ जो है वो अपनी ट्रेड डील करते थे साइन, ठीक है, इंडिविजुअल कंट्रीज़ हो गई, तो भी वो डायरेक्टली जो है नहीं करते थे, यूरोपियन यूनियन के थ्रू करते थे अपनी ट्रेड डील्स को और फॉरेन पॉलिसीज़ को। अब यहाँ पे सारी चीज़ें अलग होने लग गई है ना। अब ये क्या होगा कि इट माइट आल्सो रिजल्ट्स इन कास्केडिंग इम्पैक्ट। कैसे? तो जैसे कि हो सकता हो आज यूरोप में, मतलब अभी तो ब्रिटेन ने बोला है, फिर धीरे धीरे जो है वो कई सारी कंट्रीज़ बोलने लग जाएं जो कि बड़ी हैं, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, तो ये बोलने लग जाएंगी, तो धीरे धीरे फिर यूरोपियन यूनियन का मतलब नहीं रहेगा, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। इसके अलावा हो सकता है कि यूके के बोल सकते हैं कि जो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है कि उस समय जब यूके के अंदर रेफरेंडम हुआ अलग होने के लिए, उस समय इतना जो है वो परसेंटेज नहीं था। देखियो 52% जो है वो सपोर्टिंग थी कि हाँ अलग होना है, 48% मीन्स ज़्यादा अंतर नहीं था। अगर 2% भी इधर उधर कर दिया जाए, 2-3%, तो मेजॉरिटी ये हो जाती कि वो नहीं चाहते हैं निकलना, तो ज़्यादा मतलब फ़र्क नहीं था। तो हो सकता हो कल को चल के जो यूके के स्टेट्स हैं वो वो अपने आप में अलग होने के लिए बोल रहे हैं, तो ये भी उनके अंदर एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि यू के लिए ही सारे नेगेटिव, लेकिन इसके लिए भी हो सकते हैं, यूके के लिए भी। अब क्या होगा कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है बट इससे, तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि जो जर्मनी है यहाँ पे, वो एक लार्जेस्ट इकोनॉमी है जर्मन, ठीक है, यू के अंदर, तो वो प्रोटेक्ट कर सकती है ईयू को। ठीक है, तो अब अगर मतलब यूके हट रहा है तो इसके अलावा जो है वो है शेंजन ट्रीटी का पार्ट तो है नहीं ब्रिटेन, तो वो निकल गया तो भी कोई मतलब नहीं है, कहने का मतलब है ना ही वो यूरो जोन को फॉलो करता था, ना ही वो यूरो करेंसी फॉलो मतलब है, उसकी तो क्या है, पाउंड है, राइट, करेंसी। तो इसलिए कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं होगा, ये बोला जा रहा है। इसके अलावा जो है जैसे कि अदर कंट्रीज़ हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि जैसे स्विट्ज़रलैंड और नॉर्वे हैं, वो भी कंट्रीज़ हैं, वो भी ईयू का पार्ट नहीं है, बट वो क्या करती हैं, ट्रेड डील्स तो करती ही हैं। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, ठीक है, अलग से उनके बीच में। तो ये तो मतलब सिंपल एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो गए, इम्पैक्ट हो गए। अब हम आगे चलते हैं कि इंडिया के ऊपर, ये मेन चीज़ है, इंडिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो भाई साहब इंडिया के ऊपर ये प्रभाव पड़ने वाला है कि जब एक तो ईयू जो है ना, वो एक जो है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का, राइट, जहाँ पे आप देखेंगे कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी अगर हुई तो इंडिया को भी प्रॉब्लम हो सकती है, इंडिया और यू के रिलेशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है काफ़ी हद तक। तो ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर इंस्टेबिलिटी नहीं आना चाहिए इसके अंदर, जैसे एक कंट्री ने अभी छोड़ा है ब्रिटेन ने, तो हो सकता हो कई सारी कंट्रीज़ छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं। फिर सेकंड में क्या बोला है कि इंडिया ट्रेड विद दी कंट्रीज़ ऑफ ईयू लाइक ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम एक्सेट्रा इज़ ऑफ हाई वॉल्यूम। तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई वॉल्यूम के साथ जो है वो करती हैं। आप देख ही सकते हैं कि फ्रांस के द्वारा फ्रांस से हम अपने जो राफेल जो है वो ख़रीद रहे हैं, ठीक है, डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदते हैं। फिर ब्रिटेन के साथ भी हमारे कई सारे जो है एमओयू साइन है। जर्मनी की आप कंपनीज़ हमारे इंडिया के अंदर में देख सकते हैं, इनका एफडीआई देख सकते हैं। कई सारी कंपनीज़ हैं जो कि हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं, राइट, मल्टीनेशनल कंपनीज़ आप देख सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रीज से भी जुड़ी हुई है, हैंस दीज कंट्रीज डू नॉट वांट टू लूज इंडियन मार्केट, राइट। एज अ रिजल्ट द कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम ब्रिटेन वुड प्ले देयर लेवल बेस्ट टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन ईयू। तो अब जो है ये तो इंश्योर करेंगी ही ये सारी कंट्रीज़ की ईयू के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। तो जिससे हो सकता है इंडिया के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए इस चीज़ का, ठीक है, इनके रिलेशंस अच्छे ही बने रहें। फिर क्या होगा, अब जो एग्जैक्टली हो रहा है हम उसके बारे में डिस्कस कर लें। तो वो ये है कि अभी इंग्लैंड का जो है एक कैंपेन है, राइट, रेडी टू ट्रेड कैंपेन, जिसके तहत वो एफडीआई जो है वो ले रहा है, मतलब अलग अलग कंट्रीज से, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो उसमें जो है इंडिया भी इस कैंपेन का एक हिस्सा है, राइट, उसमें इंडिया का नाम भी मेंशन है। तो कई फिर उसके अलावा आप देख सकते हैं इसकी इमिग्रेशन पॉलिसी भी है। और उसके बाद फिर जैसे स्टूडेंट वर्क वीज़ा रूल्स हैं, जहाँ पे वो ये बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई मतलब स्टूडेंट जो बोल सकते हैं, तो अगर वो यूके पढ़ने के लिए जाता है और अंडर ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है, और हायर कोर्सेज में हायर कोर्सेज करता है, तो उसे जो है उसका वीज़ा जो है वो 2 साल के लिए परमिट कर दिया जाएगा, है ना, जिससे कि वो अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सके वहीं पे और वर्क कर सके। तो ये भी कई सारी चीज़ें जो है वो फ़ायदा दे रहा है, ठीक है, इसको मतलब इंडिया को इससे फ़ायदा हो रहा है, राइट। और इमिग्रेशन पॉलिसी भी ईज़ हो गई है अब, तो वो भी बेटर है। इसके अलावा इसके अलावा हम देखते हैं कि ब्रिटेन के ऊपर ब्रेक्जिट का क्या इम्पैक्ट है हुआ, ठीक है। तो आफ्टर ब्रेक्जिट ऑफ ब्रिटेन, ठीक है, फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, इंग्लैंड इज़ नो लॉन्गर ऑब्लाइज टू कंट्रीब्यूशन इन टू एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। तो ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का अब जो खर्चा था ईयू का वो नहीं उठाना पड़ेगा ब्रिटेन को, वही पैसा वो अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें लगाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो है जो जर्मनी है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट था ईयू के अंदर में, इसलिए जो इंग्लैंड है वो मतलब एक वो नहीं चाहता था कि वो सबऑर्डिनेट बने जर्मनी का। इसके अलावा यूके जो है, ठीक है, तो अब ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है, तो अब वो अपना इंडिपेंडेंटली वर्क कर पाएगा यूके। अब यूके क्या है कि वो इंडिविजुअली जो है वो डील कर पाएगा कई सारी कंट्रीज से, ठीक है, और जैसे कि ईयू का पार्ट नहीं है तो। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि एरिया ऑफ एग्रीमेंट। यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि एरिया ऑफ एग्रीमेंट क्या क्या है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लार्जेस्ट कमिटेड इन, ठीक है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कमिटेड डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, एंड ईयू जो है also believed in the ideals of human rights, democratic values, एक्सेट्रा। तो जैसे कि इंडिया बिलीव करता है डेमोक्रेसी में, तो वैसे ही ईयू भी बिलीव करता है, ह्यूमन राइट्स में बिलीव करता है। इसके अलावा जो ईयू है वो थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, राइट, इंडिया का। और इन्वेस्टमेंट इन इंडिया जो है वो इंक्रीज़ हुई है, ठीक है, लास्ट डिकेड में अगर हम देखें तो 8 to 18% जो है वो इंक्रीज़ हुई है। उसके अलावा जो कंट्रीज़ हैं ऑफ ईयू उनके अंदर जो है वो एक एडवांटेज है विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी, ठीक है। इस एज अ रिज़ल्ट दे माइट टू कंट्रीब्यूट इन मेकिंग, ओके, सो कंट्रीज़ जो हैं ईयू की, वहाँ पे जो है एडवांटेज है विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो माइट कंट्रीब्यूट इन मेक इन इंडिया, तो वो क्या कर सकती हैं कंट्री, वो मेक इन इंडिया में जो है कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। जैसे कि जर्मनी की आप देख सकते हैं फॉर एन एग्जांपल, ये कई सारी कंपनीज़ जो हैं वो इंडिया में हैं, है ना, जो कि मेक इन इंडिया के अंदर जो है पार्टिसिपेट कर सकती हैं। उसके अलावा डिजिटल इंडिया या स्मार्ट सिटी, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के अंदर में, इनमें जो है वो ईयू हमारी काफ़ी हेल्प कर सकता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। उसके बाद जो है पॉजिटिव, एक मिनट सॉरी, सो हाँ, बोथ कैन कंट्रीब्यूट ऑन इशू ऑफ ग्लोबल टेररिज्म। तो ग्लोबल टेररिज्म जो कि एक पॉइंट है,
जो कि मतलब हर कंट्रीज़ के बीच में जो है होना चाहिए कि एक कॉमन इसकी पॉलिसी होना चाहिए। वो भी जो है ईयू और इंडिया जो है मिलके एक फॉर्म कर सकते हैं कि किस टाइप से जो है वो ग्लोबल टेररिज्म के लिए उसके अगेंस्ट में ये पॉलिसी बना सकते हैं। उसके अलावा इंडिया और ईयू जो है 2003 से ही जो है वो सबमिट्स करते आ रहे हैं। उसके अलावा 2016 में जो 13th इंडो ईयू सबमिट हुई वो भी, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स और देख लीजिए फ्रेंड्स कि एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट कहाँ है। तो एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट जो है वो एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट यहाँ पे आ जाएगा कि विद रिस्पेक्ट टू इंडिया ईयू ट्रेड नॉन टैरिफ बैरियर। यहाँ पे जो पूरा पूरा ये बोला गया है कि यहाँ पे जो है नॉन टैरिफ बैरियर चलता है, ठीक है। तो इंडिया को चाहिए है, अब इंडिया तो नॉन टैरिफ बैरियर जो है वो मतलब इंडिया तो अपने गुड्स को देखो प्रोटेक्ट करता है तो वो ज़्यादातर फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इंडिया जो है काफ़ी हद तक जो है वो इम्पोर्ट लगाता है। उसके अलावा आईपीआर का एक इशू है जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में है सेम। और उसी टाइम पे जो है वो लीकर जैसे जो हैं तो, और जो ऑटोमोबाइल्स के हैं तो वो ईयू जो है उनके ऊपर लगाता है भैया कि इंडिया को जो है वो रिड्यूस करना चाहिए लेवल ऑफ टैरिफ ऑन ऑटोमोबाइल्स एंड लिकर, क्योंकि ये यूरोप में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे ऑटोमोबाइल्स एंड लिकर, जो कि इंडिया के अंदर तो वो टैरिफ बैरियर लगाते ही हैं, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी है कि नहीं तो जो गुड्स है वो फ्लड होगा इंडिया में और फिर इंडियन इकोनॉमी या फिर जो लोकल ट्रेडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको जो है एक हार्मफुल इम्फेक्ट पहुंचाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स। जैसे कि वे फॉरवर्ड में हम देख सकते हैं कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या फिर इंडिया है, तो ये काय में एक डील कर सकते हैं। तो वो डील कर सकते हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनके अंदर काफ़ी अच्छे से जो है वो ये डील कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड लेके चल सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हैं जो एक मतलब इमर्जिंग प्लेयर्स लाइक इमैनुअल मैक्रोन, राइट, जो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। तो वो ऐसे लोगों के साथ जो है वो इंडिया काम कर सकता है इंडो पैसिफिक रीजन में काफ़ी हद तक, जो कि अभी कर भी रहा है कि फ्रांस के साथ वो कई सारे अपने जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं उन्हें ख़रीद रहा है, ठीक है। इसलिए हम कंक्लूड करते हैं। तो आप मुझे इस पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल आपके सामने है और जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, और जो कि ज़रूरी है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो प्लीज़ सेव द ट्रीज़, ठीक है, और अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करें, राइट। और मैं आपको फिर मिलूँगा एक नए लेक्चर के साथ। और अब मैं चाह रहा हूँ कि हम वीकली जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस को डिस्कस करें और डेली या विद इन 2 days हम जो है अब करंट के साथ भी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि करंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। करंट प्लस स्टैटिक दोनों ही मैं आपके कवर कराता रहूँगा। तो जो भी टॉपिक्स न्यूज़ में होंगे उसके साथ स्टैटिक पार्ट और करंट पार्ट अगर मुझे लगेगा तो जब जब मैं स्टैटिक भी लाऊंगा और करंट भी लाऊंगा, तो मुझसे आप जुड़े रहिए। और मैंने ऑलरेडी जो वीडियोस बना चुका हूं आप वो देख सकते हैं, जो कि यूपीएससी के लिए बुकलेट्स है। अगर कोई सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहता है तो आप वो यूपीएससी का ओरिएंटेशन जो है वीडियो वो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। सो ओके फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको फर्दर अपडेट्स चाहिए जो भी यूपीएससी से रिलेटेड होंगे, आई विल प्रोवाइड दैट, ओके, और करंट अफेयर्स। थैंक यू फ्रेंड्स।